हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम यूनिट 3 आपके लिए लाए हैं। जो अभी तक जितने भी सारे क्वेश्चंस यूनिट 3 के आपके पिछले 5 सालों में रिपीट क्वेश्चंस हैं और जो इम्पोर्टेंट इस बार भी क्वेश्चंस होने वाले हैं, वो सारे क्वेश्चंस आपके इस यूनिट के कवर अप होने वाले हैं इस एक वीडियो में। ठीक है, अब देखिए हमारा पहला जो क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ राउटिंग एंड कंपेयर वेरियस राउटिंग एल्गोरिथम। ये हमारा क्वेश्चन जो है 2021 और 20 में दो बार रिपीट अभी तक कर चुका है केडीयू के अंदर। ठीक है, तो एक तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है इस बार ये लोग अगर पैटर्न को देखते हुए दे दे। ठीक है, राउटिंग इज द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग पाथ इन अ नेटवर्क along which data can be sent from one source to destination. The goal of routing is to find the most efficient path based on the criteria like cost or bandwidth. Routing protocols are responsible for determining this path by exchanging routing information between the router and the network devices. ठीक है, अब इसको थोड़ा सा कॉमन वे में समझते हैं क्या होता है। सपोज करिए हमारा एक सिस्टम है। ठीक है, अब वो फाइल सेंड करता है एक यहाँ पर दूसरे सिस्टम को। तो अगर मान लीजिए, सॉरी थोड़ा सा डायग्राम मेरा अभी सही से बन नहीं रहा है। ठीक है, तो मान लीजिए कि ये सिस्टम है और एक ये सिस्टम है। अब सिस्टम नंबर 1 सिस्टम नंबर 2 को कुछ फाइल्स सेंड आउट करना चाहता है, तो इनके पास दो ऑप्शंस हैं। या तो ये एक वायर्ड मीडियम का यूज करके डाटा को सेंड आउट कर दे, जहां पर इनको नेटवर्क बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और या तो एक और ऑप्शन है कि भाई ये जो है ऑनलाइन कनेक्ट हो किसी चैनल्स के थ्रू, बैंडविड्थ के थ्रू, उसके बाद अपना नेटवर्क बनाए। अब होता क्या है, राउटिंग हमारा जो है प्रोसेस होता है जिसमें कि एक राउटर मतलब कि वाईफाई, आप समझ सकते हैं। ठीक है, हर आज के डेट में तो सभी के पास राउटर्स होते हैं। तो एक राउटर से कैसे कनेक्ट होगा हमारा सिस्टम नेटवर्क से। ठीक है, is a path along which it can send from one device source to destination. ठीक है, अब ये हमारा जो सोर्स डिवाइस होता है, ये सोर्स डिवाइस अपने डेस्टिनेशन डिवाइस को किस तरह से डाटा को सेंड करेगा, ये डिसाइड हमारा करता है राउटर। ठीक है, अब किस फैक्टर्स पे वो डिसाइड करता है, वो इन फैक्टर्स पे डिसाइड करता है कि हमारा जो भी चैनल या फिर जो भी हम पाथ को यूज कर रहे हैं वहां पर हमारा जो है बैंडविड्थ सबसे कम लगनी चाहिए, कॉस्ट उसका कम होना चाहिए, और राउटिंग प्रोटोकॉल्स फॉर डिटरमाइनिंग द एक्सचेंजिंग राउटिंग इंफॉर्मेशन बिटवीन द राउटर्स एंड द नेटवर्क डिवाइसेस। और राउटिंग प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, राउटिंग प्रोटोकॉल्स हमारे सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो ये बताते हैं कि हमारा नेटवर्क अगर किसी से कनेक्ट हो रहा है तो उसको कौन कौन से प्रोसेस को फॉलो अप करना चाहिए, कौन से रूल्स को मेंटेन करना चाहिए। जैसे डाटा को इंटीग्रिटी रखना चाहिए, डाटा जो भी हमारा यूजर का है वो कहीं पर लॉस नहीं होना चाहिए, वो किसी थर्ड पार्टी पर डिलीवर ना हो। तो इन सब चीजों को मेंटेन करने के लिए हमारे कुछ रूल्स बनाए गए हैं जिसे हम राउटिंग प्रोटोकॉल्स कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर राउटिंग एल्गोरिथम्स की बात करते हैं। हमारे जो इन क्वेश्चंस के साथ ज्यादातर अगर 7 से 10 नंबर में क्वेश्चंस ये रिपीट करता है अर्थन, तो उसके साथ इंटीग्रेटेड क्वेश्चंस आते हैं। ये पहला हमारा जो है डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग एल्गोरिथम। ठीक है, देखिए डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग एल्गोरिथम routing. Each router maintain a table of a distance or various destination in the network. It periodically sends entire routing table to its neighbors, allowing them up to update their own routing table. The router uses the Bellman-Ford algorithm to calculate the best path for on the distance. ठीक है, अब देखिए डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग में क्या होता है ना कि हमारा राउटर जो है उनको सेट ऑफ टेबल्स सेंड कर देता है दूसरे डेस्टिनेशन वाले डिवाइस पर, और उनसे ये पूछता है कि भाई आप अपने टेबल को अपडेट कर दीजिए कि आप कितना डिस्टेंस पे है मेरे से। ठीक है, वो यहाँ पर जो है बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम को यूज करता है हमारा राउटर, और वो सेंड कर देता है उनको भैया डाटा कि भैया आप इस टेबल में लीजिए और अपने आप को अपडेट कर दीजिए कि आपका डिस्टेंस क्या है, ताकि हम आपको ये डिसाइड कर पाए कि हम कौन से चैनल को यूज करके या फिर कौन से मीडियम को यूज करके आपके पास डाटा को जो है सबसे कॉस्ट एफिशिएंट और सबसे कम बैंडविड्थ जो है यूज करते हुए हम आपके पास डाटा सेंड कर सके। भाई हाँ, मान लीजिए कि हम बहुत दूर से भेजेंगे डाटा तो हमारा वहां पर फालतू में बैंडविड्थ चैनल उतना दूर तक कवर अप रहेगा, उसके बाद जो है कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। अगर मान लीजिए हम किसी छोटे किसी चैनल के पास, अगर मान लीजिए कि आपका हमारा यहाँ 2 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो हम 2 किलोमीटर ही डाटा जब सेंड करना है तो हम 10 किलोमीटर वाला पाथ क्यों अपनाएं, इसलिए हम 2 किलोमीटर वाला ही पाथ
सेलेक्ट करेंगे ताकि हमारा जो है कॉस्ट भी बच जाए और बैंडविड्थ भी जो है कम शॉर्ट टाइम के लिए ही यूज होगा। ओके, इस बेसिस पर वो जो है कैलकुलेट करेगा इनका डिस्टेंस। अब इसका वर्किंग देखते हैं। ईच राउटर सेट्स इस एंटायर राउटिंग टेबल टू द डायरेक्टली कनेक्ट नेबर्स। ठीक है, हमारा जो भी राउटर होता है वो अपना पूरा का पूरा राउटिंग टेबल ही सेलेक्ट कर भेज देता है उनको, जिससे कि वो डायरेक्टली कनेक्ट हो जाता है दूसरे डेस्टिनेशन पार्ट वाली डिवाइस से। ठीक है, राउटर्स अपडेट देयर टेबल बेस्ड ऑन द रिसीविंग इंफॉर्मेशन यूजिंग द शॉर्टेस्ट पाथ। अब जितने भी हमारे राउटर डिवाइसेस होती हैं वो सारे के सारे अपने लोकेशंस को और अपने डाटा को अपडेट कर देती हैं उस राउटर को के टेबल को, जिससे जो उसने सेंड किया है, और उसमें ये बता देती है भैया जो है हमारा ये टेबल आपका है, आपने मेरे को इन्फॉर्मेशन गलत भेजी है, हमारी ये इंफॉर्मेशन है और हम आपसे इतनी दूरी पर हैं। ठीक है, जिससे हमारे राउटर को पता चल जाता है कि नेक्स्ट वाली डिवाइस कितनी दूरी पर है। ठीक है, अब एडवांटेज सिंपल टू इम्प्लीमेंट होता है और सुटेबल फॉर स्मॉल नेटवर्क। ये हमारा जो है बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट हो जाता है और छोटे रास्ते के लिए भी, अरे छोटे डिस्टेंस के लिए हमारा बहुत ही ज्यादा सुटेबल होता है डाटा को ट्रांसमिट करने का। ठीक है, अब इसके बाद हमारा आता है डिसएडवांटेजेस। इसके क्या होते हैं? स्लो कन्वर्स, मीनिंग दैट इट मे टेक अ लॉन्ग टाइम टू अडेप्ट टू द नेटवर्क चेंजेस, सब्सक्राइबल टू द राउटिंग लूप्स वेयर पैकेट्स सर्कुलेट इनफाइनाइटली। ठीक है, अब इसमें होता क्या है ना, डिसएडवांटेज में इसका ये है कि मान लीजिए कि हमने पूरा का पूरा टाइम टेबल भेजा उनको कि भैया जो हमारे आप हमारे टेबल पे लेकर अपडेट कर दीजिए अपने आप को, आप कहाँ पर हैं। ठीक है, उस केस में क्या हो सकता है कि उस केस में ये हो सकता है कि वो अगर सोर्स डिवाइस मान लीजिए डेस्टिनेशन डिवाइस का बार बार नेटवर्क चेंज कर रही है, तो उस केस में ये प्रॉब्लम हो सकती है कि राउटर के टेबल में जो मेंटेन करने में उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ सकते हैं और हर बार अपडेट करने में बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी हो सकता है, जिस वजह से ये उतना ज्यादा एफिशिएंट हमारे लिए नहीं है। अब इसके बाद हम जो है सेकेंड जो हमारा ऑप्शन राउटिंग एल्गोरिथम आता है वो लिंक स्टेट राउटिंग एल्गोरिथम। ठीक है, इन लिंक स्टेट राउटिंग ईच राउटर हैव अ कंप्लीट व्यू ऑफ द नेटवर्क टोपोलॉजी। राउटर सेंड्स लिंक स्टेट एडवर्टाइजमेंट्स LSAS to all the routers in the network, providing information about the status of their link. Using the link information, each router independently calculate the path to every destination using Dijkstra algorithm. पहले वाले में हमने जो है बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम का यूज किया था और अब इसके बाद हमने जो है Dijkstra एल्गोरिथम का यूज करके सबसे शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अब इस प्रोसेस में लिंक स्टेट राउटिंग में क्या होता है कि जितने भी हमारे राउटर्स होते हैं वो जो है पूरा का पूरा कंप्लीट ये नेटवर्क टोपोलॉजी का यूज करके उनको सेंड करते हैं, जिसमें लिंक स्टेट आर्किटेक्ट एडवर्टाइजमेंट सेंड करते हैं और जिसको हमारे जितने भी राउटर्स होते हैं वो सारे के सारे पकड़ के अपना डिस्टेंस को कैलकुलेट कर लेते हैं और जो Dijkstra एल्गोरिथम का यूज करके सबसे शॉर्टेस्ट पाथ को चॉइस कर लेते हैं। ठीक है, अब इस राउटिंग एल्गोरिथम की वर्किंग को हम पढ़ते हैं। ठीक है, अब राउटर एक्सचेंज लिंक स्टेट इंफॉर्मेशन टू क्रिएट अ कंप्लीट नेटवर्क मैप। अब इसमें क्या होता है कि पूरा का पूरा जितना हमारा टोपोलॉजी नेटवर्क की टोपोलॉजी होती है उस टोपोलॉजी में ये लोग जो है लिंक स्टेट इंफॉर्मेशन भेज देते हैं, जिससे कि हमारा जो डिवाइसेस होते हैं उसके पास पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन अवेलेबल होता है Dijkstra एल्गोरिथम का यूज करके कि एक डिवाइस के बीच में दूसरे डिवाइस के बीच में कौन सा सबसे शॉर्टेस्ट पाथ और कॉस्ट एफिशिएंट पाथ हो सकता है जो कि सबसे कम बैंडविड्थ को यूज करे, क्योंकि जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा तो हमारा नेटवर्क जो चैनल है वो कम टाइम के लिए ही इस्तेमाल किया जाएगा, तो उस केस में हमारा जो है बैंडविड्थ बचा रहेगा। अब अगर सपोज करिए कि हमने कोई लॉन्ग पाथ सेंड कर दिया डाटा को, तो लॉन्ग पाथ वाला जो है ज्यादा डिस्टेंस को कवर करेगा, जिस वजह से हमारा बैंडविड्थ में डाटा बहुत ज्यादा देर तक बिजी रहेगा। ठीक है, each router uses the information to calculate the shortest path to every other router using Dijkstra algorithm। ठीक है, अब जितने भी हमारे इसमें राउटर्स होते हैं वो इसमें क्या करते हैं कि पूरे के पूरे नेटवर्क टोपोलॉजी पर ही अपना डाटा सेंड कर देते हैं और उसमें से वो लोग कैलकुलेट करते हैं कि हमारा दूसरे राउटर के बीच का डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस क्या हो सकता है। ठीक है,
और डिजास्टर एल्गोरिथम का ये लोग यूज करके चेक कर लेते हैं कि भैया हमारा सबसे शॉर्टेस्ट पाथ एक राउटर से बीच के दूसरे राउटर के बीच में क्या हो सकता है। द राउटिंग टेबल इज अपडेटेड अकॉर्डिंगली, और इसी के हिसाब से जो हमारा राउटिंग टेबल है ये टाइम टू टाइम अपडेट होता रहता है। अब इसके एडवांटेज क्या है? फास्ट ऑन कन्वर्स, ये हमारा जो फास्ट होता है और कन्वर्स भी होता है। लेस सब्स्टिट्यूटेबल ऑफ राउटिंग लूप्स कंपेयर्ड टू द डिस्टेंस वेक्टर। अब डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग के एल्गोरिथम से देखा जाए तो ये हमारा बहुत ही अच्छा और बहुत कम सस्पेक्टेबल राउटिंग एल्गोरिथम है, ठीक है। अब इसमें आता है हमारा डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। मोर कॉम्प्लेक्स एंड रिक्वायर मोर मेमोरी एंड सीपीयू पावर। अब ये हमारा जो है बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और इसको जो है अननेसेसरी मेमोरी और सीपीयू का मेमोरी को जो है रिक्वायरमेंट की जरूरत होती है, तो ये हमारा इस वजह से एक इसका डिसएडवांटेज है। अब इसके बाद हमारा जो है हाई ओवरहेड फॉर द प्रिवेंटिव एलएसए फ्लडिंग। अब इसमें क्या होता है कि ये हमारा जो है बहुत ज्यादा ओवरहेड हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा जो एलएसए है वो हमेशा सिग्नल को ट्रांसमिट करता है, सिग्नल्स को ट्रांसमिट करता रहता है ताकि वो शॉर्टेस्ट पाथ को कैलकुलेट कर सके। तो इसमें होता क्या है कि ना हमारा जो नेटवर्क है वो बहुत ज्यादा स्लो हो जाता है और उस एफिशिएंसी के से काम नहीं कर पाता जिस एफिशिएंसी के लिए ये हमारा डिजाइन हुआ करता था, ठीक है। अब इसके बाद हमारा जो थर्ड है ये पाथ वेक्टर राउटिंग एल्गोरिथम है। पाथ वेक्टर राउटिंग इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द डिस्टेंस वेक्टर एंड द लिंक स्टेट टेक्निक्स। अब पाथ वेक्टर राउटिंग जो है ना ये आपके दोनों का डिस्टेंस वेक्टर और लिंक स्टेट राउटिंग दोनों का जो है एल्गोरिथम्स का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। ये एक तरह से हाइब्रिड मॉडल है दोनों का। ईच राउटर मेंटेन द कंप्लीट पाथ टू ईच ऑफ द डेस्टिनेशन। द एल्गोरिथम्स गिव्स ट्रैक ऑन द एंटायर सीक्वेंस ऑफ द नोड्स to the destinations and uses this information to determine the best routes। अब इसमें क्या होता है कि हमारा जो एल्गोरिथम होता है वो कीप ट्रैक करता है कि कौन कौन सा सीक्वेंस पाथ उसके लिए जरूरी हो सकता है, ठीक है। और इस केस में वो क्या करता है, इस इंफॉर्मेशन का वो यूज करके बेस्ट राउटिंग पाथ को सेलेक्ट करता है। अब इसका वर्किंग क्या होता है? राउटर सेंड अप पाथ वेक्टर अ लिस्ट ऑफ राउटर्स along with the destination information. Each router adds its own identifies to the path vector before passing it to the neighbor. The receiver uses this path information to choose the best router, ठीक है। अब इसमें क्या होता है ना कि हमारा जो राउटर होता है वो पाथ वेक्टर पे सारा का सारा को डेस्टिनेशन लिंक भेज देता है। भैया कि आप बता दीजिए कि कौन से है। अब जितने भी वेक्टर है सारे के सारे जितने भी आपके राउटर्स हैं वो उसमें जो है अपने आप को अपडेट कर देते हैं और वो लोग उस टेबल के अंदर अपना डेस्टिनेशन एड्रेस भी मार्क करके भेज देते हैं इनको, ठीक है। अब ईच राउटर एड्स इट्स ओन आइडेंटिफाइज टू द पाथ वेक्टर बिफोर पासिंग इट टू द नेबर्स। अब उसके बाद जितने भी हमारे उसमें राउटर्स होते हैं नेटवर्क टोपोलॉजी में वो सारे के सारे अपना इंफॉर्मेशन उसमें शेयर कर देते हैं, अपने लोकेशन को मार्क कर देते हैं। दूसरे जब तक वो दूसरे टेबल को पास नहीं करेंगे, दूसरे किसी नेटवर्क या फिर राउटर को पास करने से पहले अपना पूरा का पूरा वो लोग डाटा भर देते हैं कि भैया हमारा यही डेस्टिनेशन है, हम इतने आपसे दूर है, ठीक है। सारी वो डेस्टिनेशन ये सब वगैरह इंफॉर्मेशन वो भर देते हैं जिस वजह से हमें डिसाइड करने में इजी हो जाता है, ठीक है। द रिसीवर यूसेज, और रिसीवर हमारा इस पाथ को यूज करके वो ये डिसाइड खुद करता है कि भैया हमें कौन सा राउटिंग एल्गोरिथम को यूज करना चाहिए डिस्टेंस पर भेजने के लिए, ठीक है। अब एडवांटेज क्या होता है? प्रिवेंट द राउटिंग लूप्स बाय कीपिंग ट्रैक ऑफ द फुल पाथ, मोर स्केलेबल देन द डिस्टेंस वेक्टर इन ए लार्ज नेटवर्क्स, ठीक है। अब डिस्टेंस वेक्टर से बेटर परफॉर्म भी ये करता है और ये हमारा जो है पूरे के पूरे लूप ट्रैक पाथ को भी नहीं अलाउ करता है, जिसकी वजह से हमारे राउटिंग का एल्गोरिथम का बैंडविड्थ बच जाता है और बहुत ज्यादा ये हमारे लिए एडवांटेज बन जाता है। इसमें हम डाटा को भी फास्ट तरीके से भेज सकते हैं। मोर कॉम्प्लेक्स टू इम्प्लीमेंट देन द बोथ डिस्टेंस वेक्टर एंड द लिंक्स स्टेट। अब ये जो है जैसे कि मतलब कि इसमें क्या होता है कि ना ये दोनों का हाइब्रिड मॉडल है, तो इस वजह से थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी तो बढ़ी जाएगी इंस्टॉलेशन में हमारी। रिक्वायर्स मोर बैंडविड्थ फॉर एक्सचेंजिंग पाथ इंफॉर्मेशन। अब ये हमारा पाथ इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए पिछले वाले में हमारा एक टेबल सिर्फ भेज देता था डिस्टेंस वेक्टर, तो उसमें जो हमें तो दिक्कत नहीं था। और दूसरा वाला भी हमारा क्या करता था, वो पूरा नेटवर्क टोपोलॉजी को ही कैलकुलेट कर लेता था कि ये कि कितना बड़ा है। अब ये जो हमारा पाथ वेक्टर राउटिंग है, अब इसके अंदर क्या होता है कि ये आपका पूरा का पूरा
लैंग्वेज को ही स्कैन कर लेता है, तो इस वजह से पूरा का पूरा टोपोलॉजी को स्कैन करेगा, उसके बाद उनको डिस्टेंस पाथ टेबल भी भेज देगा, जिसकी वजह से उसमें वो लोग अपने आप को अपडेट करेंगे कि हम आपसे कितनी दूरी पर है। इस वजह से ये बैंडविड्थ काफी ले लेता है, जिस वजह से ये हमारा उतना ज्यादा एफिशिएंट राउटिंग एल्गोरिथम नहीं है। अब इसमें हम क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है। अब ये हमारा जो कंपैरिजन हमने इसी बेसिस पे एक इसका कंपैरिजन लिखा है, जैसे राउटिंग इंफॉर्मेशन के बेसिस पे और कन्वर्स स्पीड स्केलेबिलिटी के टर्म्स में, ठीक है। अब जो हमारा डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग होता है, डिस्टेंस टू ईच डेस्टिनेशन स्लो होता है हमारा, इसमें जो डेस्टिनेशन से एक दूसरे से स्लो होता है, और ये हमारा लिमिटेड स्मॉल नेटवर्क के लिए यूज किया जाता है, लिमिटेड होता है इसमें, ठीक है। अब लिंक स्टेट क्या होता है, लिंक स्टेट में हमारा जो नेटवर्क टोपोलॉजी के वर्क करता है और काफी फास्ट होता है, और इसमें जो हमारा हाई ओएसपी के लिए यूज किया जाता है, ये हमारा हाईली स्केलेबल होता है, ठीक है। अब इसके बाद हमारा आता है पाथ वेक्टर, पाथ फुल पाथ टू द डेस्टिनेशन, इसमें हमारा जो पूरा का पूरा पाथ को कैलकुलेट करता है, जो कि हमारे डेस्टिनेशन के पास होता है, और इसकी स्पीड थोड़ी सी मॉडरेट होती है, बट ये हमारा जो है हाई बीजीपी होता है, ठीक है। यहाँ पर हमारा जो है सबसे लो बैंडविड्थ को कैलकुलेट कर लेता है और लो बैंडविड्थ पे जो है डाटा को सेंड करता है, ठीक है। अब इसमें हमारा कंक्लूजन वाला पार्ट है, कंक्लूजन वाला पार्ट मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, आप उसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से। बेसिकली कंक्लूजन में जो हम एडवांटेजेस ही ज्यादातर लिखते हैं, ठीक है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन IPv4 एंड IPv6? एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ IPv6, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आपका जो है 2021 और 20 में 2 बार रिपीट कर चुका है। IPv4 और IPv6 क्या होता है और इसके बीच में क्या डिफरेंसेस है दोनों के बीच में, ठीक है। और द टू वर्जन्स ऑफ इंटरनेट प्रोटोकॉल यूज्ड टू असाइन यूनिक आइडेंटिफिकेशन IP एड्रेस टू डिवाइस ऑन अ नेटवर्क, ये दोनों के दोनों हमारे जो वर्जन ऑफ नेटवर्क है ये हमारे जो इंटरनेट प्रोटोकॉल्स के वर्जन ऑफ नेटवर्क है, ठीक है। ये दोनों हमारे असाइन क्या करते हैं, ये दोनों हमारे IP एड्रेस यूनिक आइडेंटिटी, आपके डिवाइस को जितनी भी डिवाइसेस कनेक्ट है नेटवर्क टोपोलॉजी के अंदर, उन सभी को एक यूनिक आइडेंटिटी आइडेंटिफाई कर देते हैं, जिससे उनको ये पता चलता है कि भाई आपकी क्या लोकेशन है। हर डिवाइस का ये एक यूनिक आईडी होता है, जिनसे वो उनको एक समझ करिए कि आपकी क्लास में कुछ बच्चे हैं, और उन बच्चों को एक स्पेशल नेम दिया जाता है कि ताकि हम हर बच्चे को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके। उसी तरह से हर यहाँ पर डिवाइस को एक नेम दिया जाता है, कुछ कोड दिए जाते हैं, जिससे कि वो डिवाइस अपना यूनिकली आइडेंटिफाई हो सके, ठीक है। IPv4 has been dominated protocol for decades, but as the number of the devices the internet grew, IPv4 address becomes exhausted. IPv6 was introduced to solve the issues and provide more advanced feature, ठीक है। देखिए IPv4 हमारा जो है 10 साल तक बहुत ही अच्छा डोमिनेट किया, बहुत अच्छा परफॉर्म किया, बट जैसे जैसे टाइम बीता और हमारे डिवाइसेस इंटरनेट कनेक्टिंग डिवाइसेस ज्यादातर बढ़ने लगी, और जैसे जैसे ट्रैफिक नेटवर्क पे आने लगा, तो वहां पर हमारा जो IPv4 नेट प्रोटोकॉल फेल कर गया, और उस केस में हमारा जो है एक न्यू प्रोटोकॉल इंट्रोड्यूस होता है, जिसका नाम है IPv6, ठीक है। अब इसमें हम जो है डिफरेंस बिटवीन IPv4 और IPv6 का देखते हैं। अब इसमें जो है अगर देखें IPv4 हमारा जो 32 बिट का एड्रेस यूज करता था, और IPv6 हमारा 128 बिट का एड्रेस यूज करता था। देखिए IPv4 और IPv6 मैं नहीं बोलने वाला, यहाँ पर हम 4 बोलेंगे और 6 बोलेंगे, आप समझ जाइएगा, ठीक है। अब इसमें हमारा एड्रेस की फॉर्मेशन क्या होती थी, ये हमारा जो डेसिमल फॉर्मेट यूज करता था, 192.168.11 बिट को यूज करता था, बट हमारा जो IPv6 है ये हमारा हेक्साडेसिमल फॉर्मेट को यूज करता है, जहां पर ये 2001/0DB8:1, ठीक है, इसको यूज करता है ये हमारा एड्रेस फॉर्मेट को। एड्रेस क्या होता था, अप्रोक्सीमेटली 4.3 बिलियन एड्रेसेस ओवर 3200 अनडिलीशियन एड्रेस, ठीक है। अब इसमें हमारा जो बैंडविड्थ की एड्रेस कितना 4.3 बिलियन एड्रेसेस को ये एक बार में यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता था, और जबकि हमारा IPv6 जो है ये 320 अनडिलीशियस एड्रेसेस को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता है एक बार के अंदर ये। और इसके बाद हमारा जो हेडर कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, जो हमारा IPv6 है ये सिंपल होता था, बट रिक्वायर्ड मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन। इसमें हमारा जो कॉन्फ़िगरेशन किया जाता था हेडर का,
वो मैनुअल होता था, बट हमारा जो IPv6 है ये हमारा जो है कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को मेंटेन करता है और डिजाइन भी हमारा जो है एफिशिएंट होता है, ठीक है। अब इसके बाद हमारा ब्रॉडकास्टिंग में सपोर्ट करता था ब्रॉडकास्टिंग को, और ये हमारा जो है कोई भी ब्रॉडकास्टिंग को सेलेक्ट सपोर्ट वैसे तो नहीं करता है, यूजेस मल्टीकास्ट इंस्टेड, इसकी जगह पर ये ब्रॉडकास्टिंग को सपोर्ट करने की जगह पर ये मल्टीकास्ट इंस्टेड को यूज करता है। सिक्योरिटी क्या होता है, सिक्योरिटी इज ऑप्शनल, ये हमारा जो उतना ज्यादा सिक्योर नहीं हुआ करता था 4 वाला, बट हमारा 6 वाला जो वर्जन आया ये हमारा सिक्योरिटी में इसमें जो मैंडेटरी कर दिया गया कि भाई साहब जितने भी यूजर का डाटा है वो बीच में अगर हम किसी को भेज दिए तो वो बीच में किसी ऐसा ना हो कि लीक हो जाए, इस चीज को बचाने के लिए उन्होंने इसको मोर सिक्योर बनाया, ठीक है। और कॉन्फ़िगरेशन जो हमारा IPv4 होता है इसका, और इट कैन बी ऑटो कॉन्फ़िगरेटेड IPv6 इसका होता है स्टेटलेस एड्रेस का यूज करके, ठीक है। डन बाय बोथ राउटर्स एंड द होस्ट, ये हमारा जो राउटर और होस्ट के बीच दोनों से किया जाता था, बट ये हमारा जो है सिर्फ और सिर्फ सेंडर के थ्रू डन किया जाता है। लेस एफिशिएंट राउटिंग ड्यू टू लेस एड्रेस स्टोरेज, इसमें हमारा जो लेस एफिशिएंट होता है क्योंकि हम इसमें लेस एड्रेस को स्टोर करते हैं, और ये हमारा जो है मोर एफिशिएंट राउटिंग होता है क्योंकि ये एक हायरार्किकल एड्रेस को और लोकेशन को डिसाइड करता है कि कौन सा हायरार्किकल पाथ को हमारा ले सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हमारा जो है फीचर्स ऑफ IPv6 हमारा क्या होता है, लार्ज एड्रेस स्पेस, ये हमारा जो बहुत ज्यादा लार्ज एड्रेस स्पेस दे देता है, ठीक है। IPv4 हैज अ सिग्निफिकेंट लार्ज एड्रेस स्पेस 128 बिट कंपेयर्ड टू IPv4 32 बिट, ठीक है। IPv6 जो हमारा है ये हमारा जो 128 बिट का आपको एड्रेस स्पेस दे देता है, बट हमारा जो IPv4 था ये सिर्फ और सिर्फ 32 बिट के लिए डिजाइन किया गया था। This allows for almost unlimited number of unique IP addresses। अब इस वजह से जो हमारा IPv6 है इसमें अनलिमिटेड नंबर ऑफ आपको यूनिक एड्रेसेस मिल सकते हैं, ठीक है। इज एसेंशियल फॉर ग्रोइंग नंबर ऑफ द डिवाइसेस, और इसमें जो हमारे कितने भी नंबर ऑफ डिवाइसेस ग्रो कर जाए उन सारों को जो है IoT के अंदर टेक्नोलॉजी के अंदर आपको सारे के सारे को एक अलग से यूनिकली आइडेंटिफाइड डिवाइसेस मिल जाएंगे। अब इसका जो है सिंपल हेडर स्ट्रक्चर होता है, सिंपल स्पेसिफाइड हेडर स्ट्रक्चर होता है। IPv6 हैज अ सिंपल हेडर फॉर्मेट है, इसमें IPv6 के पास हमारा सिंपल हेडर फॉर्मेट का यूज करता है जो कि इंप्रूव कर देता है प्रोसेस की जैसे स्पीड को और राउटर्स को। द हेडर फील्ड आर फिक्स्ड, इसमें हमारा हेडर फील्ड फिक्स होता है जो कि हमारा रिड्यूस कर देता है नेटवर्क की कॉम्प्लेक्सिटी को, और एज कम्पेयर टू द IPv6, ठीक है। IPv4 के जितना हमारा कॉम्प्लेक्स होता है उस तरह से इसमें हमारा जो कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस कर देता है। अब इसमें आप हम नोट्स आपको दे देंगे, आप उसको प्लीज रीड कर लीजिएगा, ठीक है। बिलियन सिक्योरिटी में क्या होता है, IPsec यूज कर करके ये हमारा जो इनक्रिप्शन को और सिक्योरिटी को हमें प्रोवाइड करता है, एक बहुत ही ज्यादा तगड़ा सिक्योरिटी हमें प्रोवाइड करता है। अब इसमें हमारा जो है नो नीड टू नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन की कोई जरूरत ही नहीं होती है, इसमें ये हमारा एलिमिनेट कर देता है। और कॉमनली जो है IPv4 हमारा जो है डील करता है रेस्ट्रिक्ट एड्रेस शॉर्टेज को, और ईच device can have a unique public IP address making it to end-to-end communication simpler and more efficient। अब इसमें जो है हमारा सारे के सारे डिवाइसेस को IP एड्रेस असाइन किया जाता है जिससे कि इनक्रिप्शन भी हमारा जो है प्रोवाइड किया जा सके और एक डिवाइस दूसरे डिवाइस को यूनिकली कनेक्ट कर सके, ठीक है। और इसमें हमारा जो है इम्प्रूव राउटिंग IPv6 राउटिंग एफिशिएंट थ्रू इट्स हायरार्किकल एड्रेस स्ट्रक्चर, हमारा IPv6 जो है हायरार्किकल एड्रेस स्ट्रक्चर को फॉलो करता है जिसकी वजह से ये काफी एफिशिएंट हमारा राउटिंग एल्गोरिथम बन जाता है। द एड्रेस फॉर्मेट इज डिजाइन्ड टू अलाउ फॉर बेटर एग्रेशन रिडक्शन एंड साइज ऑफ द राउटिंग टेबल्स। अब इसमें हमारा क्या होता है कि ये हमारा बेटर एग्रेशंस के लिए और रिड्यूसिंग द साइज ऑफ द राउटिंग टेबल को डिजाइन किया गया है जिससे कि हमारा जो राउटिंग टेबल काफी कम बैंडविड्थ का यूज करके डिजाइन हो सके, ठीक है। अब ये हमारा जो ऑटो कॉन्फ़िगरेशन होता है IPv6 हमारा जो सपोर्ट करता है स्टेटलेस एड्रेस ऑटो कॉन्फ़िगरेशन को, जिस वजह से ये हमारा ऑटोमेटिकली ही एक डिवाइस दूसरे डिवाइस से कनेक्ट कर सकता है। बट यहाँ पर हमारा IPv6 एड्रेस ऑटोमेटिकली विदाउट नीडिंग द DHP सर्वर, इसमें कोई हमें DHP सर्वर की रिक्वायरमेंट्स नहीं होती है। अब मल्टीकास्ट एंड एनीकास्ट क्या होता है, IPv6 रिप्लेस IPv4 ब्रॉडकास्टिंग विद मल्टीकास्ट टू एंड इंट्रोड्यूसेस एनीकास्ट एड्रेस, ठीक है। अब ये हमारा जो IPv6 होता है ये जो है जैसे IPv4 में हमारा जो मल्टीकास्ट को हम यूज करते थे, बट IPv6 जो है एनीकास्ट ब्रॉडकास्टिंग एल्गोरिथम को यूज करती है, ब्रॉडकास्टिंग को जिससे यूज करती है, जिसकी वजह से ये मैक्सिमम स्पेस हमें दे देती है सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने में, ठीक है।
अब इसमें हमारा जो है नो फ्रेगमेंटेशन बाय राउटर्स, इसको जो है हमारा फ्रेगमेंटेशन नहीं किया जा सकता राउटर्स की मदद से, ठीक है। अनलाइक IPv4 वेयर राउटर्स कैन फ्रेगमेंट द पैकेट्स, IPv6 लीव्स द फ्रेगमेंटेशन टू द सेंडर, this reduces the workload of the routers and improves the efficiency। अब IPv4 में क्या होता था, राउटर की जिम्मेदारी होती थी जो हम डाटा को भेज रहे हैं उसको छोटे छोटे पार्ट्स में टुकड़ों में तोड़ने की, बट यहाँ पर क्या करता है IPv6 जो है ये सारे के सारे डाटा को भेज देता है, जिस वजह से वहां पर रिसीवर अपना खुद डिसाइड कर लेता है कि उसे कौन सा फ्रेगमेंट को पहले डाउनलोड करना है, कौन से बाद को डाउनलोड करना है। तो इस वजह से हमारा जो है एक्स्ट्रा ओवरलोड भी बच जाता है राउटर्स की वजह से, और एक्स्ट्रा टाइम भी हमारा बच जाता है जो कि राउटर्स को चाहिए होता है, ठीक है। अब कंक्लूजन आप अपने से पढ़ लीजिएगा। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ ARP एंड RRAP प्रोटोकॉल्स। अब ये हमारे बहुत ही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूनिट 3 के, ठीक है। और अभी तक ये भी आपके 2 बार रिपीट कर चुके हैं क्वेश्चन में, हो सकता है इस बार रिपीट कर जाए। ARP देखिए क्या होता है, एड्रेस राउटिंग प्रोटोकॉल, एंड RRARP रिवर्स एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल आर द 2 प्रोटोकॉल यूज्ड फॉर मैपिंग द नेटवर्क लेयर एड्रेस IP एड्रेस to the data link layers address MAC and vice versa. These protocols plays an essential role in the local area network LAN, enabling the communications between the devices different layers of the OSI model। अब देखिए ARP और जो है आपका RARP मॉडल जो है ये हमारा जो है एड्रेस से कनेक्ट करने की, जिससे कि हमारे सारे के सारे डिवाइसेस को मैक एड्रेस से यूनिकली आइडेंटिफाई करता है और उनसे कनेक्ट करने की मदद करता है, ठीक है। ये हमारा ज्यादातर जो है लैन मीडियम में यूज किया जाता है लोकल एरिया नेटवर्क में। अब इसके बाद हमारा जो है इसके पर्पस पे आते हैं। एड्रेसिंग रिजोल्यूशन ARP का हम जो है देखते हैं पर्पस क्या होता है इसका। ARP इज यूज्ड टू मैप द डिवाइस IP एड्रेस लेयर 3 एड्रेस is to map MAC address layer 2 address। This is necessary because while IP address are used for routing packets across network, MAC address are used for local communications on the physical network, ठीक है। अब ये ARP क्या करता है, ये ना हमारा जो है नेटवर्क डिवाइस को अरे 2 लेयर्स के बेसिस में बांट देता है, 2 लेयर्स के बेसिस में बांट देता है और उनका ये यूज करके हमारे नेटवर्क डिवाइस से सेंड करने में मदद करता है। ये मतलब कनेक्टिविटी बनाकर और उसमें ये डिसाइड करता है भैया कि आपका जो है कौन सा IP एड्रेस से जो है डाटा जाएगा, कौन सा MAC एड्रेस से। IP एड्रेस में हमारा जो है राउटर्स का ऊपर जो है वर्कलोड बढ़ा देगा। इस वजह से अगर मान लीजिए छोटे लैन लोकल एरिया नेटवर्क का है, उसे MAC एड्रेस से ये नेटवर्क डाटा को भेज देता है, ठीक है। When a device needs to send the data another device within the same network, it first checks its ARP टेबल, ठीक है। अब जैसे ही मतलब कि हमारा डिवाइस मान लीजिए सेंड करता है दूसरे डिवाइस को डाटा, तो वहां पर ये सबसे पहले जो है ARP टेबल को चेक करेगा भैया कि ये लोकल एरिया का है या फिर ये आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया का है। अगर बड़े एरिया का है तो ये जो है वहां पर IP एड्रेस का यूज करके लेयर को भेजेगा, बट हमारा अगर छोटे एरिया का नेटवर्क है तो वहां पर ये MAC एड्रेस का यूज करके डाटा को भेज देगा, ठीक है। इफ द MAC एड्रेस is corresponding to the destination, so the IP address is not found। अब अगर मान लीजिए लोकल एरिया का है तो वहां पर हमारा MAC एड्रेस का करस्पॉन्ड करेगा, जिस वजह से वो IP एड्रेस को नहीं फाइंड आउट करेगा। सेंडर sends the ARP request broadcast across the local network। अब यहाँ पर MAC एड्रेस का यूज करके सेंडर क्या करेगा, ब्रॉडकास्ट को डाटा को ब्रॉडकास्ट करने के लिए लोकल एरिया नेटवर्क पर भेज देगा। द ARP रिक्वेस्ट इंक्लूड्स द सेंडर्स IP MAC एड्रेस एंड आस्क फॉर द MAC एड्रेस फॉर द डिवाइस विद द टारगेट IP एड्रेस। अब यहाँ पर जो है हमारा MAC एड्रेस डिवाइस से पूछेगा और वो भी टारगेट MAC एड्रेस के बाद, ठीक है। द डिवाइस विल विद द मैचिंग IP एड्रेस रेस्पॉन्ड विद एन ARP रिप्लाई कंटेनिंग इट्स MAC एड्रेस। अब इसमें जो हमारा डिवाइस होता है वो मैचिंग डिवाइस से के IP एड्रेस से कनेक्ट करेगा और उसके बाद ये जो है सेंड करेगा इनको MAC एड्रेस, ठीक है। द सेंडर अपडेट्स इट्स ARP विद न्यू IP टू द MAC, मैपिंग द सेंडर डाटा टू द डेस्टिनेशन डिवाइस। अब इसमें जो हमारा सेंडर होता है वो अपने आप को अपडेट कर देता है न्यू टेबल से, जिसमें कि IP एड्रेस जो हमारा होता है उसे MAC एड्रेस से वो मैप एड्रेस से रिप्लेस कर देता है, ठीक है। अब इसमें जैसे एक एग्जांपल है, बहुत अच्छा सा एग्जांपल हमने लिया है जिसमें आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे, ठीक है। डिवाइस A वांट्स टू सेंड पैकेट्स टू डिवाइस B, IP एड्रेस
192.168.12 but only knows the device IP address if the MAC address is not as per RP cache. A will send an ARP request to find the MAC address corresponding to 192.168.1.2 device. B reply with the MAC address and the communication continues. अब इसमें क्या होता है, मान लीजिए कि हमारा एक डिवाइस है, वो बी डिवाइस से कनेक्ट होना चाहता है जिसका उसे आईपी एड्रेस पता है, बट अब उसका मैक एड्रेस नहीं पता है जिससे ये जो है कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश कर सके। देखिए आईपी एड्रेस हमारा जो है डिवाइसेस को यूनिकली मैप करता है और वो जो है डाटा को सेंड करने में और पैकेट्स को सेंड करने में मदद करता है। बस मैक एड्रेस क्या होता है, ये हमारा फिजिकली इनसे कम्युनिकेशन, एक डिवाइस के बीच में दूसरे डिवाइस के बीच में कम्युनिकेशन को इस्टेब्लिश करता है। तो अब इसमें जो है ये उसको आईपी एड्रेस नहीं पता है, बस मैप आईपी एड्रेस पता है, तो ये जो है अपना यहाँ पर सेंड करेगा, रिक्वेस्ट आईपी रिक्वेस्ट सेंड करेगा। अब वहां पर जो एक्सेप्टर डिवाइसेस होगा वो हमारा जो है एक्सेप्ट करेगा और उसे रिटर्न में जो है मैक एड्रेस, वो खुद अपना मैक एड्रेस भेज देगा कि भैया हमारा ये मैक एड्रेस है। अब इसमें बाद हमारा आता है दूसरा वाला रिवर्स एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। रिवर्स एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल को देखते हैं। ARP इज यूज्ड टू मैप द डिवाइस मैक एड्रेस। अब इसमें जो है RARP हमारा यूज किया जाता है डिवाइस के मैक एड्रेस को मैप करने के लिए टू इट्स आईपी एड्रेस, उसके आईपी एड्रेस से, ठीक है। दिस इज टाइपिकली व्हेन डिवाइस डज नॉट नो इट्स आईपी एड्रेस। ये हमारा तब होता है जब हमारा डिवाइस को पता ही नहीं होता है कि उसका आईपी एड्रेस क्या होता है, सच एज व्हेन इट्स बूट्स अप एंड नीड्स टू रिक्वेस्ट इट्स आईपी एड्रेस फ्रॉम अ सर्वर। अब ये जो है उस समय यूज किया जाता है जहां पर उसका डिवाइस का आईपी एड्रेस नहीं पता होता है, वो बूस्ट अप करता है अपने आप को और सर्वर से आईपी एड्रेस लेने की कोशिश करता है, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं वर्किंग इसका क्या होता है। व्हेन अ डिवाइस नीड्स टू फाइंड इट्स आईपी एड्रेस इट सेंड्स ARP रिक्वेस्ट पैकेट टू द ARP सर्वर ऑन द नेटवर्क RARP। अब जहां पर भी हमारा डिवाइस को आईपी एड्रेस की जरूरत पड़ती है तो उस समय वो क्या कहता है, RARP जो है RARP सर्वर पे जो है अपना एक रिक्वेस्ट भेजता है, ठीक है। द रिक्वेस्ट कंटेन्स द डिवाइस मैक एड्रेस, जिसमें डिवाइस का मैक एड्रेस हमारा कंटेन होता है रिक्वेस्ट के अंदर। द RARP सर्वर checks its database to find the IP address associated with that MAC address। अब यहाँ पर RARP जो होता है सर्वर ये चेक करता है कि भैया जो हमारे पास रिक्वेस्ट आई है उस रिक्वेस्ट का MAC एड्रेस कौन सा है हमारे डाटाबेस में। द सर्वर रिप्लाइज विद RARP सर्वर which contains the corresponding IP address for the device MAC address। अब इसमें जो हमारा RARP होता है सर्वर होता है वो इनको जो है सेंड कर देता है आईपी एड्रेस के साथ और मैक एड्रेस के साथ ताकि वो दूसरे वाले डिवाइस से कनेक्टिविटी बना सके। द डिवाइस देन कॉन्फ़िगर इट्स नेटवर्क सेटिंग विद द डिवाइस ऑफ द आईपी एड्रेस। अब इसमें जो हमारा डिवाइस कॉन्फ़िगर करता है अपने आप को नेटवर्क डिवाइस की सेटिंग को, ठीक है, दूसरे वाले नेटवर्क डिवाइस से। अब इसमें भी हम देखते हैं एक अच्छा सा एग्जांपल जो हमारे पास है। Diskless workstation boots up and sends RARP request containing its MAC address. The RARP server on the network respond with the workstation's assigned address, IP address, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या होता है कि एक मान लीजिए वर्क स्टेशन है, उसको मैक एड्रेस पता है, वो अपना जो है रिक्वेस्ट सेंड करता है और पूछता है भैया RARP सर्वर से कि हमारा आईपी एड्रेस क्या है इस मैक एड्रेस वाले पर्सन का, ठीक है। तो वो उसको आईपी एड्रेस से रिप्लेस कर देता है और उसको आईपी एड्रेस से रिटर्न कर देता है कि भैया आपका ये आईपी एड्रेस है, आप जाकर कनेक्टिविटी बना लीजिए। अब इसके बाद हमारा आता है कंपैरिजन। इसमें कंपैरिजन को हम नहीं रीड करने वाले हैं क्योंकि हमने आपको ऊपर सारा चीजें बता दिया है। आप इसको अपने से रीड कर सकते हैं हमारे नेटवर्क नोट्स में और वहां पर आप अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। कंक्लूजन भी इसी तरह से आप जो है रीड करके आप पढ़ लीजिएगा क्योंकि हम कंक्लूजन नहीं बताने वाले हैं क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा ना, वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा जिस वजह से आप लोग को वीडियो पसंद आएगा। इसलिए नोट्स में सारा कुछ मेंशन है, आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ एन आईपी डाटाग्राम, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ ICMP। अब इसमें जो हमें आईपी डाटाग्राम को बताना है और ICMP क्या होता है इसको भी हमें इसकी वर्किंग को भी बताना है, ठीक है। ये हमारा 2020 और 2019 और ये आपका जो है 2023 में भी रिपीटेड क्वेश्चन है जिसको हमने अभी 2023 का तो नहीं लिखा है यहाँ पर। शाम तक हम आपको 2024 एंड 23 का एक क्वेश्चन सॉल्व पूरा का पूरा
पेपर सॉल्व करने वाले हैं, तो वो भी हम अपलोड करेंगे, जहां पर आप जाकर देख सकते हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर्स होने वाले हैं, ठीक है। देखिए, an IP datagram is the fundamental unit of the data transfer in the internetwork protocol IP. It carries a data from the source to the destination across a network, includes important header information that ensures the correct routing and delivery. अब देखिए डाटाग्राम क्या होता है। डाटाग्राम में हमारा जो है ये फंडामेंटल यूनिट होता है, जो कि हमारा इंटरनेट प्रोटोकॉल पर डाटा को ट्रांसफर करने का काम करता है, ठीक है। अब ये क्या करता है, ये कैरीज करता है सोर्स डेस्टिनेशन अक्रॉस नेटवर्क। ये हमारा जो सोर्स डेस्टिनेशन को नेटवर्क के ऊपर लेकर जाता है, ठीक है। और वहां पर ये क्या करता है कि इसमें हेडर फाइल होती है, हेडर होता है, जो कि हेडर में इसका नेटवर्क का हमारा जो सोर्स डेस्टिनेशन है उसका इंफॉर्मेशन होता है, जो कि हमारे दूसरे वाले राउटिंग के पास डिलीवर होता है। और वो इसके मदद से जो है दूसरे वाले हमारे का डेस्टिनेशन जो सोर्स है वो डेस्टिनेशन वाले डिवाइस का पता लगाता है, और उसमें ये देखता है कि वो कितना हमारे दूर से है, और उसकी सारी इंफॉर्मेशन इसके पास आ जाती है। आईसीएमपी इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल वर्क अलोंग साइड। अब इसमें हमारा जो आईसीएमपी जो है इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, ये इसके साइड साइड वर्क करता है। आईपी प्रोवाइड्स द करेक्ट रिपोर्टिंग एंड नेटवर्क डायग्नोस्टिक। आईपी जो हमारा प्रोवाइड करता है करेक्ट रिपोर्टिंग और नेटवर्क डायग्नोस्टिक को, ठीक है। आप स्ट्रक्चर ऑफ डाटाग्राम में देखते हैं, हेडर होता है पहला। हेडर क्या होता है, द आईपी हेडर कंटेन्स द एसेंशियल कंट्रोल इंफॉर्मेशन दैट गाइड द राउटिंग एंड द डिलीवरी ऑफ द डाटाग्राम। जो राउटिंग हमारा आईपी हेडर होता है, ये हमारा जो है एसेंशियल इंफॉर्मेशन को कनेक्ट करता है, जो हमारे डाटाग्राम को गाइड करता है, ठीक है। इसमें गाइड करता है कि भैया आपको कौन सा पाथ को चूज करना चाहिए, कहाँ से आपका डाटा कितना दूर हो सकता है, कितने दूर से कहाँ तक आपका इंफॉर्मेशन हो सकता है। तो इस चीज को गाइड करने में बहुत ज्यादा मदद करता है। इसका जो है वर्जन 4 आता है, वर्जन 4 बिट्स का होता है। इंडिकेट द वर्जन ऑफ द आईपी। अब भैया हमारा जो वर्जन 4 बिट का है, ये हमारा वर्जन बताता है हमारे आईपी का, ठीक है। और फॉर एग्जाम्पल IPv4 इज सेट विद 4, फॉर द IPv6 इज सेट विद 6, ठीक है। ये हमारा जो 4 बिट का होता है, जो कि लास्ट का बिट होता है, वो हमारा बताता है कि भैया कि आपका कौन सा एड्रेस है, ठीक है, कौन सा वर्जन रिलीज हुआ है, कौन से वर्जन के आप हैं, ठीक है। IH इंटरनेट हेडर लेंथ जो होता है 4 बिट का, ये भी हमारा प्रोटोकॉल होता है। इसमें स्पेसिफाई करता है कि इसका लेंथ का जो हेडर है 32 बिट का वर्ड का होता है। दिस हैज द रिसीवर टू नो वेयर द डाटा स्टार्ट्स। अब इसमें जो रिसीवर को ये पता चलता है भैया हमारा डाटा कहाँ से स्टार्ट होता है। IHL को देखेगा वो समझ जाएगा भैया इसके बाद से जो है हमारा डाटा स्टार्ट होता है। टाइप ऑफ सर्विसेज में हमारा ये जो है टोस प्रोवाइड करता है, जो कि 8 बिट का होता है। डिफाइंस द प्रायोरिटी और द क्वालिटी ऑफ द सर्विस ऑफ द डाटाग्राम। अब ये जो हमारा टोस होता है, ये हमारा बताता है कि क्या क्वालिटी होने वाली है डाटा की, और क्या प्रायोरिटी, कौन सा डाटा हमारा पहले आएगा, कौन सा बाद में आएगा, डाटा को हमें किस डाटा को कौन सा प्रायोरिटी देनी चाहिए, ठीक है। ये डिले टाइम डिले आउटपुट थ्रू आउटपुट, ठीक है। टोटल लेंथ हमारा जो 16 बिट का होता है। स्पेसिफाइज द एंटायर लेंथ ऑफ द डाटाग्राम इंक्लूडिंग बोथ हेडर एंड द डाटा। अब इसमें हमारा जो टोटल लेंथ 16 बिट का होता है, ये स्पेसिफाई करता है पूरा का पूरा लेंथ के डाटाग्राम को, जो कि हमारा जो है हेडर और डाटा दोनों को मिक्स करके रहता है, दोनों मिलाकर होता है, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, 16 बिट का हमारा ये होता है, टू यूज टू यूनिकली आइडेंटिफाई द डाटाग्राम एंड फ्रेगमेंट द डाटाग्राम इफ नीडेड। अब ये हमारा जो है यूनिकली आइडेंटिफाई करता है डाटाग्राम को, आइडेंटिफिकेशन 16 बिट वाला, और जरूरत पड़ने पर जो है डाटा को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ने का भी यही काम करता है। अब फ्लैग इसमें 3 बिट का होता है, कंट्रोल द फ्रेगमेंटेशन। अब इसमें जो फ्लैग होता है ये हमारे जो फ्रेगमेंटेशन को कंट्रोल करता है। सपोज करिए कि हमने 2 पार्ट्स में किसी डिवाइस को जोड़ दिया। अब इसमें हमें ये पता कैसे चलेगा कि पहला वाला कौन सा पार्ट है, दूसरा वाला कौन सा पार्ट है। इसके लिए हमने फ्लैग एक वैल्यू लगाई है। भैया जो है पहले हम जो है देख लेंगे कि हमारा फ्लैग वाली वैल्यू क्या है, और लास्ट में ये फ्लैग में है, ठीक है। उसके बेसिस पे हम पता लगा लेंगे कि हमारा कौन सा पहले डाटा आना चाहिए, कौन सा बाद में आना चाहिए। कंट्रोल द फ्रेगमेंटेशन, इट इंक्लूड्स द इंफॉर्मेशन ऑन विच वेदर द डाटाग्राम कैन बी फ्रेगमेंटेड। अब इसमें जो इंफॉर्मेशन होता है कि हमारा डाटाग्राम को फ्रेगमेंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। अब इसके बाद हमारा आता है फ्रेगमेंट ऑफसेट। ये फ्रेगमेंट ऑफसेट हमारा जो 13 बिट का होता है, ये प्रोवाइड करता है द पोजीशन ऑफ द फ्रेगमेंट पीस ऑफ द
डाटा विद इन द ओरिजिनल डाटाग्राम। अब ये हमें प्रोवाइड करता है पोजीशन ऑफ द फ्रेगमेंट ऑफ द पीस ऑफ द डाटा विद इन द ओरिजिनल डाटाग्राम। अब ये हमारे जो डाटाग्राम के फ्रेगमेंट, जो हमारे डाटाग्राम के पीसेस हैं, उन पीसेस का जो है एग्जैक्ट लोकेशन प्रोवाइड करता है, एग्जैक्ट ओरिजिनल उनका लोकेशन क्या होने वाला है उसको प्रोवाइड करता है, जिससे कि ये पता चलता है कि हमारा डिवाइस कितना दूर पे है। ठीक है, अब इसके बाद हमारा आता है टाइम टू लिव, टीटीएल, द स्पेसिफाई द मैक्सिमम नंबर ऑफ हॉप्स द डाटाग्राम कैन टेक थ्रू द नेटवर्क्स बिफोर बीइंग डिस्कार्डेड। अब इसके बाद हमारा जो टीटीएल है ये हमें प्रोवाइड करता है मैक्सिमम नंबर ऑफ हॉप्स कितने होने चाहिए जो कि नेटवर्क के बिफोर हमारे या फिर डिस्कार्ड हो जाने चाहिए। ठीक है, डाटाग्राम को। अब इसके बाद हमारा आता है प्रोटोकॉल, 8 बिट का होता है, इंडिकेट द प्रोटोकॉल यूज्ड इन द डाटा सेक्शन। अब ये हमें बताता है कि कौन सा हमारा प्रोटोकॉल यूज किया जाता है डाटा सेक्शन में, जैसे टीसीपी यूज किया जा रहा है, यूडीपी या फिर आईसीएमपी यूज किया जा रहा है। ठीक है, अब इसके बाद हमारा आता है हेडर चेकसम। हेडर चेकसम क्या करता है कि प्रोवाइड करता है कि चेकिंग फॉर द हेडर, ये हमें जो है हेडर को चेक करने के लिए प्रोवाइड करता है। ठीक है, सोर्स एड्रेस क्या होता है, 32 बिट का होता है। द आईपी एड्रेस ऑफ द सेंटर, ये हमारा जो सोर्स एड्रेस है ये हमारा आईपी एड्रेस ऑफ द सेंटर होता है। और इसके बाद हमारा आता है डेस्टिनेशन एड्रेस। डेस्टिनेशन एड्रेस भी हमारा 32 बिट का होता है। द आईपी एड्रेस ऑफ द रिसीवर, ये हमारा जो है आईपी एड्रेस बताता है रिसीवर का। और इसके बाद हमारा आता है ऑप्शन में हमारा वेरिएबल्स आता है, अलाउज ऑप्शनल सेटिंग्स फॉर द एडवांस कंट्रोल। अभी हमें जो अलाउ करता है कि इसकी जो ऑप्शनल सेटिंग्स होते हैं एडवांस कंट्रोल के लिए उसको अलाउ करता है। ठीक है, अब इसकी हम वर्किंग्स को देखते हैं। वर्किंग ऑफ आईसीएमपी, इंटरनेट कंट्रोल प्रोटोकॉल क्या होता है। आईसीएमपी इज यूज्ड फॉर सेंडिंग कंट्रोल मैसेजेस एंड एरर रिपोर्ट्स बिटवीन द डिवाइसेस ऑन द नेटवर्क। आईपी का हमारा यूज किया जाता है जहां पर ये सेंड करता है एक डिवाइस के बीच में दूसरे डिवाइस के बीच में के नेटवर्क के बीच में हमारा जो है ये डाटा को सेंड करता है और ये स्टेब्लिश करता है कि इसके बीच में हमारे एक डिवाइस के बीच से दूसरे डिवाइस के बीच में कोई एरर मैसेज नहीं आना चाहिए। ठीक है, नेटवर्क के ऊपर। इट हेल्प्स टू ट्रबल शूट द नेटवर्क कनेक्टिविटी एंड डायग्नोस्टिक इट। अब ये हमारा जो है मदद करता है कि सपोज करिए कि हमने कोई डाटा को भेज दिया, अब हो सकता है कि कुछ मीडियम पे जाने के बाद कोई एक ट्रबल आ रहा है या फिर कोई दिक्कत आ गई जैसे डाटा में। ठीक है, अब उसको ये ट्रबल शूट करता है, उस ट्रबल को रिमूव करता है और उसको नेटवर्क को डायग्नोस्टिक भी करता है, उसको ठीक करने का काम करता है ये हमारा। ठीक है, आईसीएमपी। और कॉमन आईसीएमपी मैसेजेस इंक्लूड द इको रिक्वेस्ट एंड इको रिप्लाई। अब जो हमारे कॉमन आईपीएमपी मैसेजेस होते हैं उसमें जो है इको रिक्वेस्ट और इको रिप्लाई बहुत ही कॉमन यूज किया जाता है। एंड एरर मैसेजेस लाइक डेस्टिनेशन अनरीचेबल एंड टाइम एक्सीड। अब इसमें हमारे जो एरर मैसेजेस होते हैं वो जैसे डेस्टिनेशन होता है, अनरीचेबल होता है और टाइम एक्सीड किया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद हम आते हैं वर्किंग में। एरर रिपोर्टिंग क्या होता है, देखिए, व्हेन आर आउटर डेस्टिनेशन डिवाइस एनकाउंटर एंड इश्यूज व्हाइल प्रोसेसिंग द डाटाग्राम। अब जब हमारा राउटर का डेस्टिनेशन होता है ये इसको पता चलता है डिवाइस को कोई इशू पता चलता है या फिर कोई प्रॉब्लम समझ में आती है डाटाग्राम पर नेटवर्क भेजते समय, इट सेंड्स आईसीएमपी एरर मैसेज बैक टू द सोर्स डिवाइस। अब ये क्या काम करता है, ये सेंड कर देता है आईसीएमपी मैसेज बैक, आईसीएमपी मैसेज जो है हमारा सोर्स डिवाइस को सेंड कर देता है, जिससे ये पता चलता है कि ये नेटवर्क में कोई दिक्कत आ रही है। इफ अ डाटाग्राम कैन नॉट रीच इट्स डेस्टिनेशन एंड आईसीएमपी डेस्टिनेशन अनरीचेबल मैसेजेस जनरेटेड। अब अगर मान लीजिए कि हमने डाटा को सेंड किया और डाटा अपनी डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंची तो उस केस में क्या करेगा आईसीएमपी, ये सेंड कर देगा आपकी जो है नेटवर्क सोर्स डेस्टिनेशन पर कि भैया जो है डाटा वहां पर दूसरे वाली डिवाइस पे नहीं कनेक्ट कर सकती है। हो सकता है नेटवर्क बिजी होने की वजह से या फिर किसी भी कारण से अगर नहीं कनेक्ट करती है तो वहां पर ये हमारा सेंड कर देता है, जिसकी वजह से इसको पता चल जाता है कि भैया हम उस डिवाइस से कनेक्टिविटी नहीं बना सकते। अब इसके बाद ठीक है,
अब इन सारी चीजों को आप जो है रीड कर लीजिएगा, हमने इसमें सारा का सारा थ्योरी प्रोवाइड कर लिया है। इसके बाद हम टाइप्स देख लेते हैं। 0 टाइप का, जिसमें ये इको रिप्लाई करता है। टाइप 3 में हमारा डेस्टिनेशन अनरीचेबल को बताता है, और टाइप 8 में हमारा इको रिक्वेस्ट को बताता है, और टाइप 11 में हमारा जो है टाइम एक्सीड को बताता है ये, ठीक है। व्हाट इज सबनेटिंग, देखिए सबनेटिंग क्या होता है, और एक्सप्लेन द प्रोसेस विद एन एग्जांपल। ऑफ सबनेटिंग की प्रोसेस को भी एक्सप्लेन करना है एग्जांपल के साथ, ठीक है। ये आपका जो है 2022 और 21 दो बार रिपीट कर चुका है क्वेश्चन। Subnetting is the practice of dividing a large IP network into the smaller, more manageable network known as subnets, ठीक है। अब जो सबनेटिंग ये हमारा प्रोसेस होता है जिसमें कि एक लार्ज आईपी एड्रेस को हम जो है छोटे छोटे स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, जिसको हम सबनेट्स बोलते हैं, ठीक है। इट अलाउज एफिशिएंट यूज ऑफ आईपी एड्रेसेस एंड एनहांसेस नेटवर्क सिक्योरिटी एंड परफॉर्मेंस। ये हमारा जो अलाउ करता है जो है आईपी एड्रेस को जो है पूरा का पूरा यूज करने में, और उसके साथ साथ ये इनहेंस करता है नेटवर्क की सिक्योरिटी और परफॉर्मेंस को, ठीक है। सबनेटिंग इज प्राइमरली यूज्ड इन IPv4 नेटवर्क टू स्प्लिट अ नेटवर्क इनटू मल्टीपल स्मॉलर सबनेट्स। अब इसमें ये क्या करता है, IPv4 नेटवर्क को यूज करके ये हमारे स्प्लिट कर देता है मल्टीपल स्मॉलर सबनेट्स में। अब इस सबनेटिंग में ये जो है हमारे नेटवर्क के IPv4 नेटवर्क का यूज करके ये स्प्लिट कर देता है, मतलब कि छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देता है उसको सब नेटवर्क्स में, ठीक है। और मेकिंग इट इजियर टू मैनेज एंड रूट ट्रैफिक विद इन द लार्ज नेटवर्क्स, ठीक है। अब ये बहुत दूर तक अगर भेजना है तो वहां पर ये क्या करता है कि छोटे छोटे पार्ट्स में डाटा को, मल्टीपल पार्ट्स में डाटा को तोड़ देता है, और उसके बाद ये डाटा को ट्रांसमिट करता है, जिससे यहाँ पर हमें छोटे छोटे पार्ट्स में डाटा अगर रहेंगे तो उनको मैनेज करना बहुत आसान हो जाएगा, जिस वजह से हमारा टाइम भी बचेगा और बैंडविड्थ भी कम लगेगी। अब इसका देखते हैं पर्पस, इसका मेन पर्पस ऑफ सबनेटिंग का क्या होता है, एफिशिएंट आईपी एड्रेस मैनेजमेंट। अब इसका जो है पहला पर्पस ये होता है कि हम आईपी एड्रेस को एफिशिएंटली मैनेज कर सकें, ठीक है। इंप्रूव द नेटवर्क सिक्योरिटी। अब इसमें जो हमारा छोटे छोटे पार्ट्स में होते हैं डाटा को, तो इनको सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करना बहुत आसान हो जाता है, जिसकी वजह से हम इसे डाटा को मोर सिक्योर फॉर्म में सेंड कर सकते हैं, और इसमें हमारा जो बेटर नेटवर्क परफॉर्मेंस होता है और सिंप्लीफाइड मैनेजमेंट होता है, ठीक है। ये सारे के सारे इसके पर्पस हो गए। अब सबनेटिंग प्रोसेस क्या होता है इसको देख लेते हैं, ठीक है। सबनेटिंग प्रोसेस में हमारा जो दो टाइप की प्रोसेस होता है, नेटवर्क पोर्शन और होस्ट पोर्शन। नेटवर्क पोर्शन वो होता है जो आपके नेटवर्क के ऊपर किया जाता है, और होस्ट पोर्शन वो होता है जो डिवाइस का आइडेंटिफाइज द डिवाइस और द होस्ट, जो हमारा डिवाइस पर जो डेस्टिनेशन डिवाइस है वो हमारा होस्ट होती है, ठीक है। अब यहाँ पर बाय सबनेटिंग वी बोरो बिट्स फ्रॉम द होस्ट पोर्शन टू क्रिएट मोर नेटवर्क बिट्स which helps to divide the network into smaller subnets। अब इसमें क्या होता है सबनेटिंग में कि हम सबनेटिंग में होस्ट डिवाइस से पोर्शन को क्रिएट करने के लिए मोर नेटवर्क बिट को बोरो करते हैं, जिसकी वजह से हम नेटवर्क डिवाइस पर स्मॉलर सबनेट्स की मदद से बहुत ज़्यादा नेटवर्क डिवाइस पर सेंड कर सकते हैं। लेट्स एग्जाम्पल, ठीक है। अब इसमें जो है आप इस एग्जाम्पल में आप सारे के सारे को बहुत अच्छे से आप पढ़ सकते हैं, जिसमें आपको पूरे के पूरे प्रोसेसेस को हमने स्टेप्स बाय स्टेप बताया है कि आपका कौन कौन सा किस पर्पस के लिए यूज किया जाता है सबनेटिंग प्रोसेस में, ठीक है। और इसके बाद आप कंक्लूजन को भी पढ़ सकते हैं। अगर कंक्लूजन लिखते हैं तो ये आपको बहुत अच्छा इम्पैक्ट दिखाता है आपके क्वेश्चंस में, ठीक है, जिसकी वजह से आपके नंबर बढ़ने के बहुत अच्छे चांसेस होते हैं। तो आज यहाँ पर हम यूनिट 3 को खत्म करते हैं। इसके बाद हमारा यूनिट 4 और 5 का वीडियोस जल्द आपको नेटवर्क पर मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियोस अमॉन्ग योर फ्रेंड्स सर्कल हु नीड इट, ठीक है। हो सकता है हमारा डिलीवरी ऑफ क्वालिटी अभी बहुत अच्छा ना हो, बट हम कोशिश लगातार कर रहे हैं इंप्रूवमेंट की, और आने वाले समय में डिलीवरी क्वालिटी भी बहुत अच्छी इंप्रूव हो जाएगी। थैंक यू।